हेलो नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं शिक्षा में अनुसंधान विधियों के अंतर्गत अनुसंधान के प्रकारों के बारे में। ठीक है, अनुसंधान के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है हमारे एमएड वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर का 4th पेपर है। और ये आज हमारी 5वीं क्लास है। हमने पीछे 4 क्लासेस अलग अलग टॉपिक्स पे की हैं। और आज हम अपने इस वीडियो में अनुसंधान की विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो अनुसंधान की विधियाँ हैं, उसमें सबसे पहली विधि वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक है ना। हम इन विधियों को कई भागों में बांट सकते हैं। देखिए, हमारे पास उद्देश्यों के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर इत्यादि विभिन्न आधारों पर हम इन अनुसंधान की विधियों को अलग अलग वर्गों में जो है बांट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे सिलेबस में 3 महत्वपूर्ण विधियों का वर्णन किया गया है, जिसमें वर्णनात्मक अनुसंधान, जिसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान, जिसे हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं, और प्रयोगात्मक अनुसंधान, जिसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। ये 3 प्रकार की विधियां जो हैं हमारे यहाँ पर दी हुई हैं, और तीनों को ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान सबसे पहले पढ़ेंगे। ये क्या होता है, विशेषताएं क्या हैं, किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, चलिए। वर्णनात्मक अनुसंधान, नाम ही है वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव, वर्णन करना। ठीक है, क्या मतलब? वर्णन करना, किसी चीज का वर्णन करना। अब वर्णन हम किस चीज का करते हैं? जो हमारे समक्ष, हमारे सामने वर्तमान में उपस्थित है, प्रेजेंट में जो चीजें दिख रही हैं, उसी का हम वर्णन करते हैं। उसको विस्तार से जो है चीजों को बताते हैं। इसी को वर्णन करना कहते हैं, या डिस्क्रिप्शन देना, उसको पूरे विस्तार से जो है वो बताना। ठीक है, तो वर्णनात्मक अनुसंधान भी कुछ इसी प्रकार का जो है अनुसंधान है, जिसमें हम अपने वर्तमान परिस्थिति में जो भी क्रियाएं प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसको उसके बारे में जो है हम खोज क्रिया करते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में और भी अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये एक मात्रात्मक अनुसंधान है। ठीक है, ये क्या है? एक मात्रात्मक अनुसंधान है। अर्थात आपने मात्रात्मक अनुसंधान किससे संबंधित है? हाइपोथेटिको डिडक्टिव पैराडाइम से संबंधित है, तो आप उससे वहां से इस चीज को जोड़ सकते हैं। तो ये क्या है? एक मात्रात्मक अनुसंधान है। और जैसे ही मात्रात्मक अनुसंधान है, तो हम मात्रात्मक अनुसंधान में या हाइपोथेटिको डिडक्टिव में जो भी चीजें होती हैं, वो इस प्रकार के अनुसंधान में जो है प्रयोग इस्तेमाल की जाएंगी। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है, ये क्या बताता है कि वर्तमान में क्या है का वर्णन करता है कि आज हमारे अभी भी इस समय हमारे आसपास जो भी चीज़ें चल रही हैं वो क्यों हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि वर्तमान में जैसे बालकों में शैक्षिक, जैसे हमारे विद्यालय में, हमारे वर्तमान में शैक्षिक दर क्या है, यानी कि शिक्षा का स्तर क्या है, लोगों शैक्षिक की शिक्षा की गुणवत्ता इस समय क्या है। ये क्या, अगर हम ये जानना चाहेंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता जानने के लिए ये क्या है? वर्तमान परिस्थिति में चीज़ें हो रही हैं। तो ये हो गया हमारा वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक है ना। और एक उदाहरण लिख सकते हैं कि जैसे एक कह सकते हैं कि वर्तमान में मीडिया बड़ी प्रचलित हो रही है, और मीडिया का उपयोग जो है शिक्षा में भी किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा में आईसीटी का तत्कालीन प्रभाव, या मतलब अभी इस समय जो भी चीज़ें चल रही हैं उस पर उसका क्या प्रयास, या फिर सोशल मीडिया का बालकों के अधिगम पर, लर्निंग पर उसका प्रभाव। ठीक है, तो ये क्या है? ये वर्तमान में चीज़ें हो रही हैं। अगर ये अध्ययन हम करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर वर्तमान में क्या है का वर्णन करता है वर्णनात्मक अनुसंधान, और उसकी व्याख्या प्रस्तुत करता है, और जो चीज, जो घटनाएं चल रही हैं वो वर्तमान में किस प्रकार की हैं, उसकी स्थिति क्या है, उसकी जानकारी जो है उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो वर्णनात्मक अनुसंधान मूलतः वर्तमान से संबंध रखता है, और अतीत की घटनाओं और अनुभवों
तथा प्रभावों के सापेक्ष यह वर्तमान घटनाक्रम की परिस्थितियों का वर्तमान घटनाओं की परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। कहने का मतलब जो आज वर्तमान में चीज़ें घटित हो रही हैं या तो वो तत्कालीन परिस्थितियां हो सकती हैं या फिर इन परिस्थितियां हमारे बीते समय में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिससे संबंध रखती हैं। यानी भूतकाल में जो पास्ट में कुछ चीज़ें बीत गई हैं उनसे संबंध रख सकती हैं। ठीक है, तो हम उन अतीत में यानी पास्ट में जो चीज़ें बीत गई हैं उन चीज़ों को के वर्तमान परिस्थिति से संबंध का भी अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये वर्तमान स्थिति का अध्ययन तो करता ही करता है। अगर हमारी वर्तमान आज की समय की जो भी परिस्थितियाँ जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर अतीत में जो चीज़ें बीत गई हैं भूतकाल में या पास्ट में जो चीज़ें बीत गई हैं उससे भी अगर संबंध रखती हैं तो वो भी हम उस भूतकालीन यानी पास्ट की चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है कि अतीत की घटनाओं और अनुभवों प्रभावों के सापेक्ष उसके रिलेटिव में वर्तमान जो घटनाक्रम चल रहा है उस परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। ठीक है, ये क्या है, ये एक रिपोर्ट की तरह है कि जैसे हम आज जो भी हमारी चीज़ें चल रही हैं उसमें हम उसको देखेंगे, अवलोकन करेंगे, है ना। अवलोकन करने के बाद परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मात्रात्मक अनुसंधान है। ठीक है ना। उसके बाद परिकल्पनाओं का परीक्षण करेंगे। जो परिकल्पनाएं हमारी जो भी हाइपोथेसिस जो एक्सेप्ट होगी वही हमारा निष्कर्ष के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो ये एक रिपोर्टिंग करने जैसा है। इसमें सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसको समझाने के लिए जॉन डब्ल्यू बेस्ट और जेम्स वी काहन ने एक परिभाषा दी है जो कि बड़ी अच्छे तरीके से इसको समझाती है। देखिए क्या कहते हैं कि कोई वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? क्या है का, यानी वर्तमान में क्या है उसका वर्णन और विवेचन करता है। यह दशाओं और संबंधों जो विद्यमान है, यानी जो दशाएं और एक दो चीज़ों के बीच या दो से अधिक चीज़ों के बीच जो संबंध है जो इस समय विद्यमान है, जो उपस्थित है, जो प्रेजेंट में है, राय जो रखी गई है, यानी किसी व्यक्ति की किसी चीज़ की जो राय है रखी गई है। ठीक है, जो चीज़ें अभी रखी गई हैं या प्रक्रियाएं जो अभी चल रही हैं, यानी वर्तमान में जो भी प्रक्रियाएं हैं जो चल रही हैं उनके बारे में, या किसी एक चर का या किसी एक वस्तु का दूसरे पर प्रभाव जो कि प्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख रहा है, अथवा प्रवृत्तियां यानी जो चीज़ें अभी डेवलप हो रही हैं, ऐसी चीज़ें जो कि अभी विकसित हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, से संबंधित होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। यानी दशाएं जो किसी की बातें, किसी की राय, या फिर जो भी प्रोसेस किसी भी चीज़ के अंतर्गत चल रहे हैं, या फिर कोई एक दो चीज़ों का एक दूसरे पर प्रभाव, दो या दो से अधिक चीज़ों का एक दूसरे पर प्रभाव का अध्ययन, या फिर जो भी आज डेवलपमेंटल वर्क चल रहे हैं, विकास की प्रवृत्तियां जो चल रही हैं, उनसे संबंधित होता है। आगे कहते हैं, यद्यपि यह कभी कभी जबकि यह कभी कभी अतीत की घटना और प्रभावों पर भी विचार करता है, यानी भूतकाल में जो बीत गया है उसकी घटनाओं पर विचार करता है। क्यों करता है? इसलिए क्योंकि वो भूतकाल की घटनाएं यानी आज के वर्तमान परिस्थिति से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये उनका भी अध्ययन करता है। बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से वर्णनात्मक अनुसंधान आगमन निगमन तर्क की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। ये आगमन निगमन तर्क की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। इस तरीके से यह वांछित जो हम जो सूचनाएं हैं वो उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो है कहीं ना कहीं ज्ञान की सृजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि हम आज की वर्तमान परिस्थिति का अध्ययन हम इसमें करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए व्यवहारिक भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ज़्यादातर अनुसंधान वर्णनात्मक ही होते हैं। ठीक है ना, आप देखेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन चूंकि किया जा रहा है, इसलिए ये अनुसंधान जो है हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, तो आइए अब हम वर्णनात्मक अनुसंधान की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में जो है जान लेते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान की प्रकृति और विशेषताएं, जैसे कि हमने समझा क्या है और क्या था का उत्तर देता है। क्या है यानी वर्तमान में क्या है, और क्या था का उत्तर इसलिए क्योंकि वर्तमान परिस्थिति पिछले से क्या है, संबंधित है। ठीक, तो इसलिए ये क्या है और क्या था का भी उत्तर देता है।
वर्तमान परिस्थिति में क्या है और आज की वह परिस्थिति भूतकाल में क्या था जिसके कारण ये आई है, इसका वो जो है जवाब खोजता है। स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने और उनका समाधान निकालने में ये जो है वो उपयोगी है। ठीक है ना। यानी कि जो आज हमारे स्थानीय समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित समस्याएं हैं, उनको समझने के लिए, उनका समाधान करने के लिए ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चूंकि ये हमारा समाज से संबंधित है, सामाजिक चर इसमें होते हैं, इसलिए ये जो परिस्थितियां हैं वो प्रयोगशाला में नहीं होती हैं, तो कहाँ होती हैं, हमारे बाहरी वातावरण में होती हैं। इसलिए शोधकर्ता पर इसमें जो हमने चर को लेते हैं उन चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, और जो शोधकर्ता होता है इन परिस्थितियों में बदलाव भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये नियंत्रित परिस्थिति में नहीं है। हमारा जो समाज, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, यानी समाज में किया जा रहा है और वो परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, इसीलिए इस परिस्थितियों में कोई बदलाव भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब चूंकि ये हमारे आसपास के परिस्थितियों से इसके द्वारा आंकड़े लिए जाते हैं, उसमें शोध किया जाता है, तो हम किस प्रकार से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। यानी डाटा को हम यहाँ पर अवलोकन के द्वारा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के द्वारा, प्रश्नावली या क्वेश्चनायर के द्वारा, अभिवृत्ति मापनी या एटीट्यूड स्केल के द्वारा, प्रक्षेपीय प्रविधि या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के द्वारा जो है हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इन सभी को हम एक एक करके अपने सिलेबस में दिया हुआ है, इसको हम आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ये सभी जो तकनीकें हैं डाटा कलेक्शन की, है ना, बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इन चरों की, यानी कि इस अनुसंधान के द्वारा हम किसी भी घटना से संबंधित दो या दो से अधिक चीज़ें जो है प्रभावित कर सकती हैं उस घटना को। तो उन दोनों घटनाएं जो हैं वो, उनमें उपस्थित कुछ चर होंगे और उन चरों के बीच सहसंबंध को, कोरिलेशन को, यहाँ पे सहसंबंध या कहते हो कोरिलेशन, ठीक है, दो चरों के बीच, दो परिस्थितियों के बीच हम कोरिलेशन के लिए भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही जो है यूज करते हैं, और ये भी निर्धारित कर सकते हैं कि भविष्य में क्या घटनाएं जो है वो घटित होने वाली हैं। ठीक है, भविष्य में क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, इसके लिए भी, इसका पूर्वानुमान यानी प्रिडिक्शन करने के लिए भी जो है हम वर्णनात्मक अनुसंधान का उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे प्रारंभिक प्रकार का अनुसंधान भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक प्रकार का अनुसंधान। क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए इसका उपयोग किया गया है। इसके द्वारा कोई नए नियम या कोई नए सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया जाता है, इसलिए इसको हम प्रारंभिक प्रकार का अनुसंधान कहते हैं। अब इन्हीं प्रारंभिक अनुसंधान, ये जो प्रारंभिक अनुसंधान हो रहे हैं, यही प्रारंभिक अनुसंधान भविष्य में और भी अन्य प्रकार के अनुसंधान से नए सिद्धांतों का उपयोग भी, नए सिद्धांतों का भी प्रतिपादन यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस वर्णनात्मक अनुसंधान को हम प्रारंभिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भविष्य में होने वाली अनुसंधानों का आधार बनते हैं। इसमें प्रतिचयन अभिकल्प यानी कि सैम्पलिंग यानी वो जो पॉपुलेशन, वो जनसंख्या जहाँ से हम डेटा कलेक्ट करेंगे और किस तरीके से वो डेटा को कलेक्ट करेंगे, वो सैम्पलिंग कहलाता है। सैंपल लेना, उसकी डिज़ाइन कैसे करेंगे, ये प्रदत्त संकलन अभिकल्प यानी कि डिज़ाइन ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, जो हमारे डेटा है, जो हमारा प्रदत्त है, उसको इकट्ठा करने के लिए कौन सी डिज़ाइन, कौन सा विकल्प बनाएंगे, और साथ ही उसके द्वारा उन डेटा से, उस प्रदत्तों से उनका विश्लेषण किस प्रकार से किया जाएगा, डिज़ाइन ऑफ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। ये तीन जो डिज़ाइन हैं, ये वर्णनात्मक अनुसंधान के, समझ लीजिए एकदम इनके हार्ट हैं, इनके प्राण हैं ये। ठीक है, इनके द्वारा, इनके बिना ये वर्णनात्मक अनुसंधान ये संभव नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि सैम्पलिंग डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ डाटा कलेक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के प्राण हैं। ठीक है ना, वर्णनात्मक अनुसंधान के प्राण। ठीक, तो ये हमारी कुछ विशेषताएं हो गई। अब इसमें जो है वर्णनात्मक अनुसंधानों में हम डाटा कलेक्शन, डाटा को कहाँ से कलेक्ट करेंगे, किस प्रकार से कलेक्ट करेंगे, कौन कौन सी विधियों का उपयोग करेंगे, ठीक है, इन सब का जो है हमें विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान के कौन कौन से पद हैं, चरण कौन कौन से हैं, ठीक, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने समझा कि ये एक मात्रात्मक अनुसंधान है, अर्थात हाइपोथेटिको डिडक्टिव जो है इसमें टेक्निक या प्रविधि का उपयोग करते हैं यहाँ पर, ठीक। तो उसमें हमने क्या समझा था, उसमें हमने देखा कि परिस्थितियों का अवलोकन करके वहाँ से हम समस्या पहचानते हैं और उसके बाद उस समस्या से संबंधित कुछ परिकल्पनाएं बनाते हैं, उसके बाद परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं, परीक्षण करने के बाद जो परिकल्पनाएं एक्सेप्ट होती हैं वो हमारे लिए निष्कर्ष या नियमों के रूप में हमारे समक्ष आती हैं, ठीक है। तो अनुसंधान के ये पद हो गए। तो इसी हाइपोथेटिको डिडक्टिव जो हमारा मेथड है उसके अनुसार ही यहाँ पर वैज्ञानिक परिप्रेक्षा यानी वैज्ञानिक साइंटिफिक इंक्वायरी के यूज से हम यहाँ पर पदों वही पद यहाँ भी हम आप यहाँ पे स्टेप्स वही हैं, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है समस्या और परिस्थिति की विवेचना, यानी कि जो समस्या हमारे आसपास दिख रही है उसकी क्या करेंगे, पहले विवेचना करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। अनुसंधान प्रश्नों तथा समस्या का निर्धारण, और दूसरा काम वो अनुसंधान के प्रश्न क्या है और समस्या हमारी क्या है उसको डिफाइन करेंगे, उसको परिभाषित करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस समस्या से संबंधित तर्क आधार देंगे, लॉजिक्स क्या क्या है उसकी विवेचना करेंगे। फिर क्या करेंगे, परिकल्पना का निर्माण करेंगे, हमारी जो भी परिकल्पनाएं है समस्या संबंधित उसका निर्माण करेंगे, परिकल्पनाएं जैसे निर्माण होती हैं। फिर उसके बाद हम प्रतिदर्श का चयन करेंगे, यानी कि जो हमारा सैंपल है, ठीक है, उसको कहाँ से इकट्ठा किया जाएगा, कौन सा हमारा समस्या का क्षेत्र है, कौन से लोगों को हम जो है आंकड़े इकट्ठा करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे, वो उसका चयन हम करेंगे। उसके बाद प्रदत्त संकलन की विधियाँ, यानी डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, क्वेश्चन आयर से करना है कि ऑब्जर्वेशन से करना है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक से करना है, इनमें से कौन किस विधि का उपयोग करेंगे डाटा को कलेक्ट करने के लिए या प्रदत्तों को इकट्ठा करने के लिए, सैम्पलिंग जो है प्रदत्तों को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद उनको हम इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद उनको उनका टेबुलेशन सारणीयन करेंगे, यानी कि उनको एक व्यवस्थित क्रम में लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद से अपनी परिकल्पनाओं का परीक्षण इन्हीं प्रदत्तों, इन्हीं जो है हमारे पास डेटा पर करेंगे, यानी प्रदत्त विश्लेषण और परिकल्पनाओं का परीक्षण, ठीक है। प्रदत्त का विश्लेषण के अंतर्गत परिकल्पनाओं का परीक्षण ही किया जाता है। उसके बाद जैसे ही परिकल्पनाओं में जो हमारी परिकल्पना एक्सेप्ट होती है वो हमारा निष्कर्ष होता है, और उस रिजल्ट का हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये 9 चरण हो गए हमारे वर्णनात्मक अनुसंधान के, ठीक। और ये अनुसंधान आप ध्यान दीजिएगा, ये उसी से हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड से जो है ये मिलते जुलते हैं, ठीक। बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अब ये वर्णनात्मक अनुसंधान इस प्रकार से, ये जो इस विधियां हैं जो यानी कि हमारे परिस्थितियों, वर्तमान परिस्थितियों का वर्णन करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए जो भी अनुसंधान के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं वो उसके कई प्रारूप हैं यहाँ पर वर्णनात्मक अनुसंधान के। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रारूपों को यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान में सबसे पहला जो होता है वो सर्वेक्षण अनुसंधान कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वेक्षण अनुसंधान या सर्वे रिसर्च, ठीक है। दूसरा क्या है, सहसंबंधनात्मक अनुसंधान या कोरिलेशनल रिसर्च, ठीक है। तीसरा है कारणीय तुलनात्मक या कार्यकर अनुसंधान, जिसको अंग्रेजी में एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं, ठीक है। और हमारा चौथा है विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल रिसर्च, ठीक है ना। ऐतिहासिक अनुसंधान जो कि हमारा दूसरा दिया भी है, वो इसी वर्णनात्मक अनुसंधान का ही एक भाग माना जाता है। क्यों, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियाँ कहीं न कहीं बहुत काल में बीती गई अतीत से संबंधित होती हैं, तो इसीलिए उसको भी कहीं न कहीं इसी वर्णनात्मक अनुसंधान के अंदर ही रखा जाता है। उसके बाद आता है व्याख्यात्मक अनुसंधान, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये 6 प्रकार के अनुसंधान है, इसमें थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखिए सर्वेक्षण अनुसंधान क्या होता है, सर्वेक्षण अनुसंधान का मतलब हम अपने आसपास की परिस्थितियों को स्वयं जाएं और क्या करें, उनको देखें, देखने के बाद
जो वर्तमान परिस्थिति है, जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनका अवलोकन करें। अवलोकन करने या फिर साक्षात्कार, उसमें डेटा को अवलोकन द्वारा या साक्षात्कार द्वारा इकट्ठा करेंगे और उसके बाद से उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, वो रिपोर्ट जो है वो हमारे और उस रिपोर्ट से हम निष्कर्ष को निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये सर्वेक्षण अनुसंधान, जैसे हम किसी चीज़ की सर्वे करने जाते हैं, देखने जाते हैं, देखना सुनना, ये आप एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका सहसंबंधात्मक अनुसंधान क्या है? सहसंबंध यानी कि कभी कभी समस्याएं जो है हमारे आसपास की समस्याएं दो या दो से अधिक चीज़ों से प्रभावित होती हैं, दो या दो से अधिक परिस्थितियों या वस्तुओं किसी चीज़ से प्रभावित हो सकती हैं। ठीक, तो इन उस समस्या से संबंधित इन सभी चीज़ों में क्या संबंध है, एक दूसरे से क्या संबंध है, इस संबंध को जानने के लिए हम ऐसा संबंधात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अपने आसपास की चीज़, जैसे हम अपनी ही बुद्धि का हमारे अधिगम से क्या संबंध है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी अभिवृत्तियों का, हमारे एटीट्यूड्स का हमारे लर्निंग से क्या संबंध है। इसको अगर हम ऐसे करें कि जैसे अभिवृत्ति हम अपने एक मान लेते हैं, जैसे हम लगातार जो है किताबों पढ़ने को देते हैं, किताबों से ऐसे कह सकते हैं पुस्तकों को पढ़ने की अभिवृत्ति ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, रीडिंग यानी पढ़ना हमारे अधिगम के साथ किस प्रकार से संबंधित है। तो पढ़ने से और लर्निंग से, दोनों से एक संबंध हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, किताबें पढ़ना, ठीक है, और किताबों की बात कर रहे हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो इन दोनों की किस प्रकार से संबंध है, ये जो है क्या कहलाएगा? सहसंबंधात्मक अनुसंधान करेंगे। या फिर हमारे कह सकते हैं कि हमारे इमोशंस हमारे नेगेटिव इमोशंस की बात कर लेते हैं कि नकारात्मक इमोशंस जो होते हैं हमारे लर्निंग को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक सहसंबंधात्मक अनुसंधान हो गया, बात समझ आ गया होगा। इस सहसंबंधात्मक अनुसंधान दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों को की खोज करते हैं। ठीक है, किस हद तक? और कार्योत्तर अनुसंधान, कार्योत्तर या कारणीय तुलना जो है अनुसंधान, तो ये जो होते हैं, ये एक्सपोज फैक्टर जो रिसर्च होते हैं, ये जो है किसी एक विशेष घटना जो इस समय चल रही है, ठीक है ना, किसी व्यवसायिक संगठन में या फिर हमारे तत्काल में कोई एक घटना विशेष रूप से चल रही है, उस घटना के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो ये कारणीय तुलनात्मक या कार्योत्तर या अंग्रेजी में जिसको एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च कहते हैं। विश्लेषणात्मक अनुसंधान यानी विश्लेषणात्मक अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? हमारे पास कुछ आंकड़े इकट्ठे हों, है ना, कुछ आंकड़े हों वर्तमान परिस्थिति से संबंधित, और उन आंकड़ों का जब हम विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने के बाद कोई एक विशेष निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये जो है उनका क्या करते हैं? आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। ठीक है ना, तो ये एक विश्लेषणात्मक अनुसंधान कहलाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है? अभी नाम से स्पष्ट है कि अतीत में जो भी चीज़ें बीती हैं और उनका संबंध जो वर्तमान में पड़ रहा है, अगर हम अतीत में बीती हुई चीज़ों या क्या था, अतीत में क्या था, अगर इसका अध्ययन करते हैं तो ये जो है ये ऐतिहासिक अनुसंधान जो है कहलाता है। व्याख्यात्मक अनुसंधान क्या होता है? यानी कि किसी भी परिस्थिति में की व्याख्या करना, क्या, कैसे, ये सब चीज़ें। ठीक है ना, ये परिस्थिति क्या है और ये कोई चीज़ कैसे हो रही है, कोई प्रक्रिया कैसे चल रही है। ठीक है ना, इसका जब हम जवाब देने का कोशिश करते हैं तो हम इसको कहेंगे व्याख्यात्मक अनुसंधान। जैसे मान लीजिए कि आप ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति टेंशन में है, तनाव है, तो तनाव का उसके ये हृदय रोग से कोई संबंध होता है। ठीक है ना, तो हम ये कहते हैं कि तनाव का हृदय रोग से संबंध क्यों होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्यों का जवाब ये देता है। ये कैसे और क्यों। व्याख्यात्मक अनुसंधान जो होते हैं वो कैसे और क्यों का जवाब यहाँ पर देते हैं। और ये 6 के 6 जो अनुसंधान होते हैं ये सब के सब वर्णनात्मक अनुसंधान भी प्रारूप होते हैं। ठीक, तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।